नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स के जो आपका सेकंड पार्ट था, करंट अफेयर्स पार्ट 2। इसके पहले हमने 1 से 28 फरवरी 2026 के लिए करंट अफेयर्स के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने अब तक जो है 1 से लेकर 90 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। और आज इस सेकंड पार्ट में महामैराथन करंट अफेयर्स 2026 28 फरवरी के सेकंड पार्ट में हम लोग 91 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर पहले पार्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद से ये सेकंड पार्ट का वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका 91 नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है, तो आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो उस भाषा में आप समझ लीजिएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे भारत के सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो चूँकि पूरे भारत के लोग देखेंगे, तो बहुत सारे भारत के राज्यों में अंग्रेजी में भी देखा जाता है, बहुत सारे राज्यों में, इसीलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों को मैंने शामिल किया है। तो दोस्तों 91 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। क्यों होगा? क्योंकि भारत जो है वो संयुक्त विजेता घोषित हुआ है। संयुक्त विजेता कैसे होगा समझिएगा। देखिए SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला चैंपियनशिप दक्षिण एशिया के उभरती हुई महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए एक प्रमुख टूर्नामेंट है। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित फाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जानना आवश्यक है कि SAFF की स्थापना जो है वो 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। इसका कलर मैं थोड़ा सा आपको 1997 में हुआ था। 1997 में हुआ था। और साथ ही साथ इसमें जो भी एशियाई देश होते हैं जैसे भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान, वही सब देश इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका भारत, यहाँ पे आपका भारत आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इंडिया करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 92 नंबर पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 79वीं यानी कि 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जीता है 79वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब सर्विसेज ने। ऑप्शन नंबर आपका भी सर्विसेज करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संतोष ट्रॉफी भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत 1941 में सबसे पहले शुरू हुआ था। इसमें राज्यों की टीमें और कुछ सरकारी संस्थान जैसे कि सर्विसेज ये रेलवे का भाग है। किसका भाग है? रेलवे का। सर्विसेज भाग लेते हैं और सर्विसेज भारतीय सशस्त्र बलों की टीम इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो सही उत्तर होगा आपका फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी जो है ये आपका फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जापान के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? सनाए ताकाइची। ऑप्शन नंबर सी सनाए ताकाइची जो है जापान के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीते हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। आगे 94 कह रहा है कि ईबू बैरन दुनिया का सबसे लंबा सांप खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है ये? तो ईबू बैरन दुनिया का सबसे लंबा जो सांप है ये इंडोनेशिया में खोजा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका ईबू बैरन फोटो में। और दोस्तों ईबू बैरन जो है, ईबू बैरन क्षेत्र या इसी तरह के वर्षावन क्षेत्रों में सांपों की विशाल प्रजातियां पाई जाती हैं। दुनिया का सबसे लंबा सांप जो है वो जालीदार अजगर यानी कि रेटिकुलेटेड पाइथन माना जाता है, जो मुख्य रूप से इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावनों में पाया जाता है। अमेजन में पाया जाता है आपका एनाकोंडा, जो कि दुनिया का सबसे वजनी यानी सबसे ज़्यादा वजन का सांप है, जबकि इंडोनेशियाई अजगर सबसे लंबा होता है। तो ईवीएस और सीटेट में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके, तो इसको ध्यान रखिएगा। ईबू बैरन दुनिया का सबसे लंबा सांप खोजा गया जो कि आपका इंडोनेशिया में पाया जाता है।
आगे अगला क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि ऑपरेशन शस्त्र किस पुलिस ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन शस्त्र तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, डीपीएस दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन शस्त्र। और ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी, निर्माण और आपूर्ति को रोकने के लिए चलाया गया है। एक विशेष अभियान है। इस अभियान के तहत पुलिस ने कई अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। कानून और व्यवस्था से जुड़े ऐसे ऑपरेशनों के नाम अक्सर पुलिस भर्ती और राज्य लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दिल्ली पुलिस करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका 10 फरवरी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है। दालें शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है और ये मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती हैं। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। आगे क्वेश्चन नंबर 97 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है। अश्विनी वैष्णव ने क्वालकॉम टू NM सेमीकंडक्टर चिप कहाँ लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी आपका बेंगलुरु यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका चिप। क्वालकॉम दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर और टेलीकम्युनिकेशन उपकरण बनाने वाली कंपनियों में से एक है। बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वहाँ 2 नैनोमीटर तकनीक वाली अत्याधुनिक चिप के डिज़ाइन लॉन्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। चिप जितनी छोटी यानी कि नैनोमीटर में होती है वह उतनी ही अधिक तेज और कम बिजली की खपत करने वाली होती है। तो बेंगलुरु आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 98 कह रहा है कि एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेजस्विन शंकर। ऑप्शन नंबर सी आपका तेजस्विन शंकर यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तेजस्विन शंकर जो है वो तेजस्विन शंकर जो है वो आपके जो खिलाड़ी हैं वो किस में आते हैं। तो तेजस्विन शंकर जो खिलाड़ी हैं ये आपके इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के एकमात्र स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे तेजस्विन शंकर यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आगे 99 पर अगला क्वेश्चन है कि सरथल विंटर फेस्टिवल का दूसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है आपका कठुआ ज़िले में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे कठुआ ज़िला करेक्ट हो जाएगा। कठुआ ज़िला कहाँ है ये, सरथल जो है, सरथल घाटी जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और बर्फ़ से ढकी रहने वाली घाटी है, जैसा कि फ़ोटो में आप देख पा रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय डोगरा संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और परीक्षा में भारत के प्रमुख त्योहारों और उनके स्थानों के बारे में पूछा जाता है। तो यह उसी श्रेणी का एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 100 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने AI आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद AI लॉन्च किया है। तो पढ़ाई विद AI लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश पढ़ाई विद AI डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक पहल है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां अच्छे शिक्षकों का हर गांव तक पहुंचना मुश्किल होता है, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की मदद से बच्चों को उनके पाठ्यक्रम, भाषा अनुवाद और शंका समाधान यानी कि डाउट क्लियरिंग में मदद की जाती है। शिक्षा में तकनीक यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यह उपयोग शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में टेट के पेडागोजी सेक्शन में जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 101 कर रहा है कि NRI 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो यहाँ जो रैंक है भारत की NRI में वो है आपका 45वीं रैंक है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि NRI का अर्थ है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। यह सूचकांक बताता है, यह सूचकांक
यह बताता है कि कोई देश सूचना और संचार तकनीक और डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए कितना तैयार है। इसमें मुख्य 4 स्तंभ होते हैं: तकनीक, लोग, शासन और प्रभाव। भारत लगातार अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यूपीआई 5G में सुधार कर रहा है, जिससे इसकी रैंकिंग में उछाल आया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 45वीं रैंक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है 102। पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की मेजबानी किसने की है। तो ये किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे भारत करेक्ट हो जाएगा। शेरपा बैठक जो है ये ब्रिक्स सम्मेलन जो होता है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब कुछ नए सदस्य भी इसमें शामिल हुए हैं। तो दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है शेरपा, और किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है शेरपा, जो मुख्य शिखर सम्मेलन से पहले सारी बातचीत और एजेंडा तय करता है। तो इसमें भारत जो है वो इसकी अध्यक्षता संभालते हुए इस वर्ष की पहली शेरपा बैठक की मेजबानी किया है। नेक्स्ट आगे अगला 103 कह रहा है एशियाई चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है। मेरे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खिलाड़ियों से संबंधित। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर। ऑप्शन नंबर सी मनु भाकर। मनु भाकर भारत की एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा निशानेबाज हैं। निशानेबाजी शूटिंग की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय महिला टीम ने बेहतरीन एकाग्रता और सटीकता का परिचय देते हुए एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है। मनु भाकर ने नाम रोशन किया है। आगे 104 कह रहा है कि बस्तर पंडुम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बस्तर पंडुम उत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है बस्तर पंडुम। बस्तर पंडुम छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र बस्तर का एक प्रमुख कृषि और सांस्कृतिक त्यौहार है। यह त्यौहार मुख्य रूप से नई फसल के आने की खुशी और प्रकृति विशेषकर भूमि और वन देवताओं को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। परीक्षा में जनजाति संस्कृति और त्योहारों से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 105। सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चिनाब रिवर। सावलकोट जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। एक बहुत बड़ी लगभग 1856 मेगावाट बिजली परियोजना है। सिंधु जल संधि जो हुआ था 1960 में, उसके अनुसार भारत चिनाब नदी के पानी का उपयोग रन ऑफ द रिवर बिना पानी रोके बिजली बनाना परियोजनाओं के लिए कर सकता है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाराचल्ला दर्रे से निकलती है। तो चिनाब नदी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 106 कह रहा है विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका 11 फरवरी करेक्ट हो जाएगा। विश्व यूनानी दिवस प्रसिद्ध भारतीय यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वे नई दिल्ली स्थित जामिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे। यूनानी चिकित्सा पद्धति आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जड़ी बूटियों से प्राकृतिक इलाजों पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि किस राज्य ने विशेष संशोधन एसआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की है। तो फाइनल जो वोटर लिस्ट जारी किया है ये असम ने किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे असम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट को अपडेट करता है, जिससे कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जिसको स्पेशल समरी रिवीजन एसआर कहते हैं, इसमें नए 18 वर्ष के युवाओं का नाम जोड़ा जाता है और मृतकों या मरे हुए व्यक्तियों का नाम हटाया जाता है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना जगह अपना स्थान बदल चुके हैं, तो उनका भी नाम हटाया जाता है। तो असम में परिसीमन के बाद यह विशेष संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। तो असम आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे 108 कह रहा है कि लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? तो लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया है गुरुग्राम में। ऑप्शन में आपका सी गुरुग्राम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लखपति दीदी योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका लक्ष्य है ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण जैसे कि ड्रोन उड़ाना, एलईडी बल्ब बनाना, हस्तशिल्प देकर के उनकी वार्षिक पारिवारिक आय को 1 लाख रुपए से अधिक करना। गुरुग्राम में आयोजित इस मेले में इन महिलाओं ने अपने उत्पाद को बेचे, जैसे कि ये इस तरीके के उत्पाद जो है वो लोग बनाए हैं अपने हाथों से। आगे 109 कह रहा था कि जर्मनी में आयोजित बायोफैच द्वारा किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसमें बायोफैच में चुना गया है भारत को। ऑप्शन नंबर आपका बी भारत यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बायोफैच दुनिया का सबसे बड़ा जैविक खाद्य और कृषि व्यापार मेला है जो जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में आयोजित होता है। भारत को यहाँ कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है क्योंकि भारत में सिक्किम जैसे पूर्ण जैविक राज्य हैं और भारत दुनिया में जैविक किसानों की संख्या के मामले में शीर्ष देशों में आता है। तो भारत यहाँ पे आपका इंडिया करेक्ट हो जाएगा। आगे 110 थान्या सीनाथन को किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है केरला। ऑप्शन नंबर आपका ए केरल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थान्या सीनाथन को दृष्टिबाधित होने के बावजूद सिविल जज के रूप में नियुक्त किया गया है और यह घटना जो है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों यानी कि विकलांग व्यक्तियों का जो अधिकार होता है RPWD का जो एक्ट है 2016, इस एक्ट के तहत समाज में उनके समान अवसरों की वकालत करता है। तो यह क्वेश्चन जो है आपका सीटेट के सिलेबस में ही आता है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 111 कह रहा था कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 91 नंबर पे। भारत जो है वो एक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी किया जाता है और यह सूचकांक 0 यानी कि अत्यधिक भ्रष्ट से 100 यानी कि बिल्कुल स्वच्छ के पैमाने पर देशों को मापता है। डेनमार्क, न्यूजीलैंड जैसे देश हमेशा शीर्ष पर रहते हैं। यह सूचकांक लोक प्रशासन की पारदर्शिता को दर्शाता है। तो 91 नंबर पर भारत का स्थान है। आगे क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है श्वेत क्रांति 2.0 या 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो श्वेत क्रांति का जो किया गया है ये सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से है, जिसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब सहकारिता मंत्रालय जिसके पहले मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य देश के सभी पंचायतों में नई डेयरी सहकारी समितियां बनाना और दूध प्रसंस्करण के आधुनिक प्लांट लगाना है ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बना है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बना है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है जो देश के कुल ऊन उत्पादन में लगभग 40% कितना देश के कुल ऊन उत्पादन में लगभग 40% से अधिक का योगदान देता है। राज्य की यहाँ पे जो शुष्क जलवायु भेड़ पालन के लिए बहुत अनुकूलन है। यहाँ की चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है क्योंकि इसकी ऊन बहुत उच्च गुणवत्ता वाली होती है। ये तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। 114 कह रहा है कि 2026-27 के लिए यूपी सरकार ने बजट पेश किया है। तो 2026-27 के लिए यूपी सरकार ने बजट पेश किया है आपका 9,12,696 करोड़। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, इसलिए इसका वार्षिक बजट भी कई छोटे देशों की अर्थव्यवस्था से बड़ा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकार हर साल अपना वार्षिक वित्तीय विवरण बजट विधानमंडल में पेश करती है। इस बजट में बुनियादी ढांचे जैसे कि एक्सप्रेसवे, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में किस तरीके से खर्च किया जाएगा उसका जिक्र किया जाता है। आगे 115 म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है
मुंबई में। ऑप्शन नंबर आपका सी मुंबई करेक्ट हो जाएगा। देखिए, म्यूजिकल रोड सड़क सुरक्षा की एक बहुत ही नवीन धारणा है। इस सड़क पर छोटी छोटी पट्टियां रंबल स्ट्रिप एक विशेष दूरी पर लगाई जाती है। जब कोई गाड़ी सही और सुरक्षित गति स्पीड लिमिट से इन पट्टियों के ऊपर से गुजरती है तो टायरों और सड़क के घर्षण से एक संगीत या धुन सुनाई देती है। यह चालकों को गति सीमा में रहने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। देखिए, ऐसे बनाया गया है, पूरा ही ऐसे बनाया गया है ताकि कोई भी अगर गाड़ी इस रफ्तार से आती है तो उसमें से जब पहिया पड़ेगा तो एक आवाज़, एक ध्वनि उत्पन्न होगा। 116 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे 12 फरवरी करेक्ट हो जाएगा। 12 फरवरी को महान ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था। उन्होंने क्रमिक विकास का सिद्धांत और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, जिसे उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 12 फरवरी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आपका दिल्ली का शिखर धवन। ऑप्शन नंबर बी। जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को खोजने और युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों की ओर प्रेरित करने के लिए दिल्ली में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। युवाओं के बीच लोकप्रियता को देखते हुए अक्सर किसी बड़े खिलाड़ी जैसे कि शिखर धवन, जो खुद दिल्ली से खेलते हैं, इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे 118 कह रहा है कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है किसको? तो दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है अशोक कुमार को। ऑप्शन नंबर आपका सी अशोक कुमार यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आगे 119 कह रहा है कि फ्रांस ने किस देश के साथ मिलकर के स्काल्प मिसाइल स्टार्म शैडो को बनाया है? तो ये बनाया है किसके साथ मिलकर के? इंग्लैंड के साथ मिलकर के। इंग्लैंड और फ्रांस मिलकर के इस स्टार्म शैडो को बनाए हैं। यह जो मिसाइल है एक लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है। इसे फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर के बनाया है। यह मिसाइल रडार से बच निकलने में भी माहिर है और इसका इस्तेमाल हाल ही में यूक्रेन युद्ध में बंकरों और पुलों को नष्ट करने के लिए किया गया था। तो बहुत बेहतरीन मिसाइल है ये स्काल्प, आप देख पा रहे हैं। 120 कह रहा है कि हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के बने हैं आदित्य पांड्या। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आदित्य पांड्या जो है वो एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं। इसमें क्या होता है कि एनालॉग अंतरिक्ष यात्री वो होता है जो वास्तविक अंतरिक्ष में नहीं जाता है, बल्कि पृथ्वी पर ही बनी एक ऐसी प्रयोगशाला में रहता है जिसका वातावरण बिल्कुल चंद्रमा या मंगल ग्रह जैसा होता है। यहाँ वैज्ञानिक ये शोध करते हैं कि अंतरिक्ष के एकांत और कठिन माहौल में इंसान के शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है। तो ये आदित्य पांड्या जो है अंतरिक्ष यात्री बने हैं, एनालॉग वाले, सबसे कम उम्र के। नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 121 121 में पूछ रहा है शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये हुआ है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ है। 122 कह रहा है कि विश्व रेडियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस हर साल मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा 2011 में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। संचार के सबसे पुराने और सबसे सुलभ माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व को समझाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय जब टीवी और इंटरनेट काम करना बंद कर देता है तब भी रेडियो सूचना पहुंचाने का सबसे बेहतरीन माध्यम है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 13 फरवरी करेक्ट हो जाएगा। 123 कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाया गया है आपका 202वीं। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक भारतीय इतिहास में स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है।
उनका जन्म हुआ था कब? 1824 में। तो 1824 में जब आप 202 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2026। तो 202वीं इनकी जो है जन्म तिथि मनाई गई है। और इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना किया था। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। आगे 124 कह रहा है कि किम्बर्ली प्रक्रिया के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किम्बर्ली प्रक्रिया के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत को। आगे 125 कह रहा है कि मानवाधिकार पहल सम्मेलन का 3वां संस्करण आयोजित होगा। तो ये होगा सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर आपका सी, सऊदी अरब में मानवाधिकार सम्मेलन का 3रा संस्करण आयोजित होगा। 126 कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है हर साल 13 फरवरी को। ऑप्शन नंबर आपका ए, 13 फरवरी को हर साल भारत की कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। इतिहास के नज़रिए से वे 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। और इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी, सरोजिनी नायडू। तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। 127 पीएम मोदी किस भवन परिसर के नाम का अनावरण करेंगे? सेवा तीर्थ। किसका करेंगे? सेवा तीर्थ का करेंगे। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सेवा तीर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? एक्सरसाइज ये किया जाएगा आपका राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। क्योंकि भारतीय वायुसेना का यह सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाता है। इसमें वायुसेना अपने सब विमानों जैसे कि राफेल विमान, सुखोई, तेजस और हेलीकॉप्टरों की मारक क्षमता का प्रदर्शन करती है। पोखरण वही स्थान है जहां भारत ने 1974 में और 1998 में अपने सफल परमाणु परीक्षण भी किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान आपका सही हो जाएगा। आगे 129 नंबर पर अगला क्वेश्चन है, अपना पहला बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल फीचर्स मैप शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये है अपना पहला बायोडाइवर्सिटी वाला गोवा राज्य। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पे गोवा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के लिए यह एक शानदार पहल है। गोवा ने अपने राज्य की जैव विविधता यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु और स्थानीय सांस्कृतिक धरोहरों को दर्शाने वाला एक विस्तृत नक्शा मैप जारी किया है। इसका उद्देश्य स्कूल के बच्चों और पर्यटकों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना है। तो ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 130 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी नामक किताब में इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो ये किताब है मनोज मुकुंद नरवड़े। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। मनोज मुकुंद नरवड़े भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष हैं और ये इनकी आत्मकथा है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने सैन्य जीवन के अनुभव, विशेष करके सन 2020 में गलवान घाटी लद्दाख में चीन के साथ हुए सैन्य टकराव के दौरान भारत की रणनीतिक तैयारियों का बहुत ही बारीकी से वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर आपका मनोज मुकुंद नरवड़े करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड बीओबी कार्ड। ऑप्शन नंबर सी बीओबी कार्ड करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल का जो कार्ड है दृष्टिबाधित लोगों यानी कि दृष्टिहीन या कम देखने वाले लोगों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए यह विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, जिस पर कि ब्रेल लिपि में उभरी हुई अक्षरें लिखी होती हैं। बच्चों के अगर देखा जाएगा तो बच्चों को जो शिक्षण शास्त्र पेडागोजी पढ़ाया जाता है उसमें ब्रेल लिपि का आविष्कार 1824 में लुई ब्रेल ने किया था और यह बिंदुओं यानी कि डॉट्स पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड करेक्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे 132 करें कि कपिलास वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कपिलास वन्यजीव अभ्यारण्य
उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। यह अभयारण्य उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में स्थित है और हाथियों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। हाल ही में यहाँ वन्य जीवों की गणना और संरक्षण के लिए नए उपाय लागू किए गए हैं। पूर्वी घाट में स्थित होने के कारण यहाँ बहुत घने जंगल और समृद्ध जैव विविधता भी पाई जाती है। 133 कह रहा है कि चांग फ्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ है। तो चांग फ्रेंडल जो प्राप्त हुआ है ये उपयुक्त दोनों को हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, आर वेंकटेश को भी और हरिप्रिया अरविंद दोनों को हुआ है। 134 गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो गुजरात की गिफ्ट सिटी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं उदय कोटक। ऑप्शन नंबर ए, उदय कोटक करेक्ट हो जाएंगे। 135 वर्ष 2026 में एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है किस सरकार के द्वारा? तो ये लागू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है डिजिटल एआई आधारित उपस्थिति अटेंडेंस को दिया है कि जैसे सभी स्कूलों में या हर जगह ऑफिस में इसको। आगे 136 कह रहा है विश्व जन्मजात मनाया जाता है। तो विश्व जन्मजात हृदय दोष मनाया जाता है आपका 14 फरवरी को। ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जन्मजात हृदय दोष। इसमें बच्चों में जन्म के समय दिल की बनावट में होने वाली एक समस्या होती है और यह दिन माता पिता को गर्भावस्था के दौरान सही पोषण और नवजात शिशु की शुरुआती मेडिकल जांच के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस। 137 कह रहा है कि भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका भी हिमाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। आगे 138 अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण शुरू हुआ है। पंजाब। ऑप्शन नंबर सी आपका पंजाब करेक्ट हो जाएगा। इसमें संगठित अपराध, मादक पदार्थों यानी कि ड्रग्स की तस्करी और अवैध हथियारों के नेटवर्क को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए राज्य पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। इसके तहत पूरे राज्य में एक साथ छापेमारी करके बड़े बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। 139 भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है इसका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बोधन प्रणाली क्या है? भारत देखिए, भारत एक बहुभाषी देश है। भारत बोधन सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करके भारत की स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच डिजिटल अनुवाद को बेहतर बनाना है। इससे गांव का कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में इंटरनेट से उच्च स्तर की शिक्षा, कोडिंग या विज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 140 कह रहा है कि हाल ही में एंड्री ग्यूरो को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर आपका ए बुल्गारिया यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बुल्गारिया यूरोप महाद्वीप के बाल्कन क्षेत्र में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी सोफिया है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहाँ चुनाव होने तक एंड्री ग्यूरो को कार्यवाहक यानी कि अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है वो सामान्य ज्ञान में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला 141 कह रहा है कि विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है मेरे मित्रों? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो ये हुआ है आपका चेन्नई। ऑप्शन में आपका सी यहाँ पे चेन्नई करेक्ट हो जाएगा। 142 तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो ये होंगे आपके बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों में होने वाले राजनीतिक बदलाव भारत की विदेश नीति के लिए बहुत अहम होते हैं और तारिक रहमान का बांग्लादेश की राजनीति में एक प्रमुख चेहरे के रूप में उभरा है। परीक्षा में
भारत के पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम और वहाँ की संसद के नाम जरूर याद करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 143 कह रहा है कि हाल ही में कहाँ मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है। तो ये हुआ है आपका अंडमान द्वीप में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अंडमान आइलैंड करेक्ट हो जाएगा। का एक अत्यंत रोचक प्रश्न है, अंडमान निकोबार के बाराटांग द्वीप पर मड वोल्केनो यानी कीचड़ के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इनमें से लावा या आग नहीं निकलती, बल्कि जमीन के अंदर से प्राकृतिक गैसों के दबाव के कारण ठंडा या हल्का गर्म कीचड़ मड बाहर निकलता है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। आगे 144 हाल ही में पीएमओ का नाम बदलकर क्या किया गया है। पीएमओ का नाम बदल करके सेवा तीर्थ किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सेवा तीर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ भारत सरकार का सबसे शक्तिशाली कार्यालय है। भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक माना जाता है। इसी भावना को दर्शाने के लिए इस कार्यालय के नाम को सेवा और जन कल्याण से जोड़ने वाली नए हिंदी नाम पर विचार किया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। आगे 145 भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर स्थान 2026 की घोषणा की गई है। तो ये किया गया है पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। पीएनबी बैंक जो है ये सोल्जर स्थान एक विशेष प्रकार की मैराथन दौड़ है जो शहीद सैनिकों के परिवारों यानी कि वीर नारियों और युद्ध में घायल हुए जवानों के पुनर्वास और आर्थिक सहायता के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। तो आम नागरिक भी इसमें दौड़ करके सेना के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 146 अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है हर साल 15 फरवरी को। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे 15 फरवरी करेक्ट हो जाएगा। बचपन में होने वाले कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, इसके प्रति समाज को जागरूक करने के लिए 15 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि दुनिया के हर बच्चे को कैंसर के इलाज और देखभाल के समान अवसर मिले। बच्चों के अधिकारों के नज़रिए से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन में आपका ए 15 फरवरी करेक्ट हो जाएगा। 147 किस देश की सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी करेगी। तो ये करेगी भारत। ऑप्शन नंबर आपका बी भारत यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह दुनिया की विभिन्न सेनाओं के बीच एक अनूठी प्रतियोगिता है जिसमें शारीरिक क्षमता, पर्वतारोहण, राफ्टिंग और विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने सर्वाइवल स्किल्स का परीक्षण किया जाता है। भारत के पास हिमालय जैसा दुर्गम इलाका है, इसलिए भारतीय सेना को इसकी मेजबानी का गौरव मिला है। आगे 148 कह रहा है कि किसने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है। भारतीय नौसेना। ऑप्शन नंबर आपका सी इंडियन नेवी। क्यों। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस सीएमएफ दुनिया भर की नौसेनाओं का एक बड़ा गठबंधन है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों जैसे कि लाल सागर, अरब सागर को समुद्री लुटेरों और आतंकवादियों से सुरक्षित रखता है। भारतीय नौसेना ने पहली बार सीटीएफ 154 की कमान संभाल करके वैश्विक समुद्री सुरक्षा में अपनी बढ़ती हुई ताकत को साबित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका भारतीय नौसेना करेक्ट हो जाएगा। 149 एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो ये जीते हैं टोटल 94 पदक, 94 मेडल। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने पदकों की झड़ी लगा दी। भारत ने इस प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में दबदबा बनाते हुए सर्वाधिक पदक जीते। यह आगामी ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय निशानेबाजों की एक मजबूत तैयारी संकेत है। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे 94 पदक आपका करेक्ट हो जाएगा। 150 कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है। दूसरा देश बन गया है। बाप रे, याद रखिएगा इसको। भारत जो है चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा स्मार्टफोन बाजार बन गया है। भारत में 70 करोड़ से भी ज़्यादा सक्रिय स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं और यह डिजिटल इंडिया मिशन की एक बड़ी सफलता है। इसी वजह से आज यूपीआई, ऑनलाइन शिक्षा और ई कॉमर्स भारत के गांवों तक पहुंच गए हैं।
तो भारत जो है चीन के बाद सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज करने वाला देश बन गया है, सेकेंड नंबर पे। आगे 151 नंबर पे अगला क्वेश्चन है कि पलाश महोत्सव का उद्घाटन हुआ है, कहाँ पर हुआ है? 151 नंबर के इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पलाश महोत्सव का आयोजन हुआ है आपका कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली के शिवाजी मार्ग क्षेत्र में पलाश महोत्सव का आयोजन किया गया है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस और यूपी टेट की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पलाश उत्तर प्रदेश का राज्य फूल है, राजकीय फूल है। ये पलाश ऐसे होता है। इसके चमकीले लाल रंग के कारण इसे जंगल की आग यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। बसंत ऋतु के आगमन और जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए यह महोत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी पर नई दिल्ली करेक्ट हो जाएगा। 152 कह रहा है कि किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है? व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है रूस ने। ऑप्शन आपका बी, रसिया ने व्हाट्सएप को बंद कर दिया है, क्योंकि डिजिटल सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता के तर्क देते हुए रूस ने जो है इसको बंद करने का अपना फैसला लिया है। तो रूस आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 153 कह रहा है कि भारत एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी नई दिल्ली करेक्ट हो जाएगा। भारत मंडपम नई दिल्ली में इस एक्सपो का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई के व्यवहारिक और सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना है। भारत सरकार इंडिया एआई मिशन के तहत इस तकनीक में भारत को एक वैश्विक लीडर बनाना चाहता है। आगे 154 कह रहा है कि पीएम मोदी ने कहाँ कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? असम में किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका असम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका सेतु। इतिहास के दृष्टिकोण से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कुमार भास्कर वर्मा कामरूप असम का प्राचीन नाम। इसके राजा थे और वे उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन और मित्र भी थे। उन्हीं के सम्मान में ब्रह्मपुत्र नदी या उसकी सहायक नदी पर बने हुए इस पुल का नाम रखा गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। तो असम आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 155 कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें रहा है भारत का स्थान 75वां। ऑप्शन नंबर आपका सी 75वां करेक्ट हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यह मापता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। शक्तिशाली होने का अर्थ है कि उस देश के नागरिक बिना पूर्व वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा के कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं। भारत लगातार इस इंडेक्स में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, जिससे भारतीय नागरिकों को विश्व के कई देशों में आसानी से प्रवेश मिल रहा है। इस सूची में जापान और सिंगापुर जैसे देश जो है वो नंबर 1 पर आते हैं, शीर्ष पर आते हैं। 156 कह रहा है कि राष्ट्रीय बादाम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बादाम दिवस तो राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बादाम विटामिन ई, मैग्नीशियम और स्वस्थ वसा यानी हेल्दी फैट का एक बहुत बड़ा स्रोत है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और हृदय रोगों से बचाव में सूखे मेवों की भूमिका को रेखांकित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश बादाम के एक प्रमुख राज्य भी हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 16 फरवरी करेक्ट हो जाएगा। 157 कह रहा है कि भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है आपका दिल्ली एम्स में। कहाँ? दिल्ली एम्स में। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी और जटिल उपलब्धि है। गंभीर दुर्घटनाओं या जलने के कारण चेहरा पूरी तरीके से विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है, उनके लिए चेहरा प्रत्यारोपण की फेस ट्रांसप्लांट का एक नया जीवनदान दिया गया है। और भारत में कोच्चि और दिल्ली के कुछ प्रमुख सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों ने इस दिशा में पहली बार सफलता प्राप्त की है।
तो ये उन लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिनका चेहरा ख़राब हो चुका है, चाहे एक्सीडेंट में चाहे जलने से, तो अब जो है फेस ट्रांसप्लांट भी हो जाएगा। तो दिल्ली एम्स में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 158, किस स्थान पर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका सी, दिल्ली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है वो आपका दिल्ली में की गई है। आगे 159 मियाँ अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मियाँ अमोर मोटली, बारबाडोस। ऑप्शन नंबर आपका बी, बारबाडोस का देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है मियाँ अमोर मोटली। बारबाडोस कैरेबियन सागर यानी कि उत्तरी अमेरिका के पास में कैरेबियन सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपी देश है। मियाँ अमोर मोटली बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और उन्होंने देश को ब्रिटिश राजशाही से पूरी तरीके से मुक्त करा करके एक पूर्ण गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक बनाने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण नियुक्ति भी है, मियाँ अमोर मोटली। 160 नंबर पर अगला क्वेश्चन है कि इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर के तौर पे FIPI अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए, ऑयल इंडिया लिमिटेड। फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री FIPI के द्वारा यह पुरस्कार तेल और प्राकृतिक गैस के सुरक्षित और अधिकतम उत्पादन के लिए दिया जाता है। इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है। भारत में सबसे पुराना तेल का कुआं असम के डिगबोई में स्थित था, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है कि तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो तारिक रहमान बने हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। 162 IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त पहला प्रमुख बंदरगाह बना है, कौन सा? तो ये बना है आपका BO चिदम्बरम पोर्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी, BO चिदम्बरम पोर्ट। BO चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की प्लेटिनम रेटिंग किसी भी संस्था को तब दी जाती है जब वह ऊर्जा बचाने, पानी का पुनर्चक्रण करने और प्रदूषण को शून्य करने के उच्चतम मानकों का पालन करती है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह भारत के समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा कदम है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 163 कह रहा है कि भेड़ की आबादी में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? भेड़ की आबादी में भारत का जो वैश्विक स्थान है, भारत दूसरे नंबर पे है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सेकंड पोजीशन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चीन और ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर देखा जाए तो भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है भेड़ों की आबादी में। भारत में सबसे ज़्यादा भेड़ जो है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। तो ऊन और मांस उत्पादन के लिए भी भेड़ पालन ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था और खानाबदोश जनजातियों की आजीविका का एक मुख्य स्रोत है। सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे 164 कह रहा है कि मिलान 2026 अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका आंध्र प्रदेश यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिलान जो है, मिलन भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 2026 में इसके 13वें संस्करण की आयोजन सिटी ऑफ डेस्टिनी यानी कि विशाखापट्टनम में किया गया है। इसमें दुनिया भर के लगभग 50 से अधिक मित्र देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 165 नंबर का अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सड़क दुर्घटना में घायलों हेतु पीएम मोदी ने योजना लॉन्च की है। कौन सी योजना लॉन्च की है? पीएम राहत योजना। पीएम राहत योजना। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की जान जाती है, जिसका मुख्य कारण गोल्डन आवर है, दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा।
इसमें सही इलाज न मिल पाने की वजह से लोगों की जान जाती है। इस नई योजना के तहत दुर्घटना के शिकार किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, इसका नज़दीकी अस्पताल में तुरंत कैशलेस मुफ्त इलाज शुरू किया जाएगा ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है कि विश्व मानव आत्मा दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व मानव आत्मा दिवस मनाया जाता है 17 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका 17 फरवरी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह दिन मनुष्य की आंतरिक शक्ति यानी कि ध्यान, मेडिटेशन और आध्यात्मिक शांति को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में मानसिक तनाव को कम करने और स्वयं से जुड़ने के लिए लोगों को 17 फरवरी के दिन मौन रहने और सकारात्मक विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको 17 फरवरी सही हो जाएगा। आगे 167 कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बनाया जाएगा आपका मथुरा में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मथुरा उत्तर प्रदेश। गाय भारतीय संस्कृति, धर्म और कृषि व्यवस्था का अभिन्न अंग रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली में देश का पहला विशाल राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बनाया जा रहा है। यहाँ भारत में पाई जाने वाली गायों की विभिन्न देसी नस्लों जैसे कि साहिवाल, गिर, थरपारकर के इतिहास और उनके वैज्ञानिक महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। 168 कह रहा है कि भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गांधीनगर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। आरबीआई ने नकदी कागज के नोटों की छपाई और वितरण की लागत को कम करने के लिए ई रुपया के नाम से अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है और यह पूरी तरीके से डिजिटल है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसे भारत सरकार और आरबीआई की सावरेन कानूनी मान्यता प्राप्त है। तो गांधीनगर से शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 169, व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है केरल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। शहरों में बढ़ती जनसंख्या, ट्रैफिक और प्रदूषण को देखते हुए केरल राज्य ने एक व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भविष्य के शहर कैसे हों, जहां पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित फुटपाथ हो, मजबूत नाली व्यवस्था हो और शहरी हरियाली को बढ़ावा दिया जाए। तो केरल ये शुरुआत किया है। आगे 170 कह रहा है कि जर्मनी में आयोजित FIDE फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है। मैक्सन कार्लसन। ऑप्शन नंबर ए। शतरंज के महान खिलाड़ी और पूर्व विश्व चैंपियन नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन ने जर्मनी में आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीता है। फ्री स्टाइल शतरंज, जिसे चेस 960 भी कहा जाता है, एक विशेष प्रकार का शतरंज है जिसमें मोहरों की शुरुआती स्थिति यानी कि रैंडम जो है अव्यवस्थित होती है। इससे खिलाड़ी रटी रटाई चालों का उपयोग नहीं कर पाते हैं और उन्हें अपनी असली बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे कार्लसन करेक्ट हो जाएंगे। 171 कह रहा है कि पहला जैन चादर महोत्सव आयोजित किया जाएगा कहाँ पे। पहला जैन चादर महोत्सव तो ये किया जाएगा जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जैन धर्मों में संतों और तीर्थंकरों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए एक विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव होता है। राजस्थान में जैन धर्म के कई प्राचीन और विशाल मंदिर जैसे कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। यह महोत्सव सांप्रदायिक सौहार्द और अहिंसा के सिद्धांतों को बढ़ावा देने का एक प्रयास है, जो कि जैसलमेर में शुरू किया जाएगा। 172 कह रहा है 172 कि भव्य भारत भूषण अवार्ड किसने लॉन्च किया है। भव्य भारत भूषण अवार्ड जग्गी वासुदेव। ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर आपका बी, जग्गी वासुदेव ने भव्य भारत भूषण अवार्ड लॉन्च किया है। 173 कह रहा है
कि भारत का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक राज्य बन गया है कौन? तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक राज्य। भूगोल की दृष्टि से याद रखें कि भारत में मसालों का सबसे अधिक उत्पादन दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट में होता है। तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिला अपनी विशेष प्रकार की कन्याकुमारी लौंग के लिए प्रसिद्ध है, जिससे कि भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग भी मिल चुका है। यहाँ की जलवायु लौंग के पेड़ों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तमिलनाडु कन्याकुमारी। 174 कह रहा है कि खांड यानी कि खिरदी, देखिए इसमें बायो एशिया 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बायो एशिया, तो ये हुआ है आपका तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए। तेलंगाना हैदराबाद। हैदराबाद को भारत की फार्मा कैपिटल, दवाओं की राजधानी और जीनोम वैली कहा जाता है। बायो एशिया जीव विज्ञान, लाइफ साइंस, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का एशिया का सबसे बड़ा मंच है। यहाँ दुनिया भर के वैज्ञानिकों और दवा कंपनी नई दवाओं की खोज और भविष्य की महामारियों से निपटने की तकनीक पर चर्चा करते हैं। तेलंगाना से शुरू किया गया है इसको। आगे 175 नंबर का अगला प्रश्न है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना करेक्ट हो जाएंगी। यह पुरस्कार ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के द्वारा भारतीय महिला एथलीटों की खेल जगत में शानदार उपलब्धियों को जश्न मनाने के लिए दिया जाता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रमुख खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर अपने शानदार प्रदर्शन से युवक लड़कियों को खेलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है, जिसे इस सम्मान के जरिए सराहा जाता है और स्मृति मंधाना को यह पुरस्कार दिया गया है। 176 कह रहा है कि वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस किस दिन मनाया जाता है? वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस ये 17 फरवरी को मनाया जाता है। 17 फरवरी को। संयुक्त राष्ट्र UN महासभा ने पर्यटन उद्योग को किसी भी संकट जैसे कि कोविड-19 महामारी या प्राकृतिक आपदा से तेजी से उबरने के लिए मजबूत बनाने के उद्देश्य से 17 फरवरी को इस दिवस की शुरुआत की है। पर्यटन कई देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए इसका सुरक्षित और टिकाऊ होना सबसे ज़रूरी है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 17 फरवरी करेक्ट हो जाएगा। 177 कह रहा है कि 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है आपका इथोपिया में। कहाँ पे? इथोपिया, ऑप्शन नंबर आपका बी। अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका महाद्वीप के 55 देशों का एक समूह है और इसका मुख्यालय इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में है, जहां इसका शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। याद रखें, भारत की पहल पर हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को एक अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है। तो इथोपिया आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 178 कह रहा है कि भारत विस्तार नामक पहल का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? भारत विस्तार जयपुर से किया गया है। राजस्थान के जयपुर से भारत विस्तार शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है भारतीय व्यवसायों, स्टार्टअप और सांस्कृतिक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। इसके माध्यम से भारत की कूटनीतिक शक्ति का विस्तार किया जा रहा है ताकि भारतीय ब्रांड वैश्विक बाजारों में अपनी मजबूत पहचान बना सके। 179 T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राशिद खान, ऑप्शन नंबर आपका बी, राशिद खान। T20 क्रिकेट का प्रारूप बहुत तेज और बल्लेबाजों के अनुकूल माना जाता है। ऐसे में किसी भी गेंदबाज द्वारा दुनिया भर की T20 लीग्स जैसे IPL, BBL और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में मिलाकर के 700 विकेट का जादुई आंकड़ा छूना एक बहुत ही असाधारण खेल उपलब्धि है, जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान ने हासिल किया है। 180 किस शहर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओल्ड चिकी के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? तो ये किया है उन्होंने नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया है ओल्ड चिकी। आगे 181 कह रहा है कि किस बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर आपका सी,
इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो 182 G4 की बैठक किस देश में हुई है? G4 जर्मनी में। जर्मनी में जो है G4 यानी कि ग्रुप ऑफ 4 में प्रमुख देश शामिल होते हैं, जिसमें कि आपका भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान, ये चारों देश शामिल होते हैं। तो इसका बैठक जो हुआ है G4 का वो जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ है G4 का बैठक? जर्मनी में हुआ है। 183 कह रहा है कि BBC इमर्जिंग प्लेयर 2025 ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? दिव्या देशमुख, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के द्वारा खेल जगत में उभरती हुई इमर्जिंग महिला प्रतिभाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। शतरंज के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाली युवा ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने अपने असाधारण खेल से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का नाम रोशन किया है, जिसके लिए उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। दिव्या देशमुख। एक 184 रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई गई है? 190वीं 18 फरवरी को मनाया गया है। तो इसमें जो है रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत और विचारक थे। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कमारापुकुर में हुआ था। वे स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता, सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया और यह सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। आगे 185 वेयर वाज द इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन जो है वो आपका डैम, भारत में हजारों बड़े डैम हैं, बांध हैं, इनमें से कई बहुत पुराने हो चुके हैं। तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, ये आपका बेंगलुरु में एक सम्मेलन हुआ है, जिसमें बांध सुरक्षाओं को लेकर के बातचीत हुई है। 186 कह रहा है कि किस दिन विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 मनाया गया है? 19 फरवरी को। मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी वह विज्ञान है जो मनुष्य के उद्भव, उसके शारीरिक विकास, समाज और प्राचीन संस्कृतियों का अध्ययन करता है। विश्व मानव दिवस हर साल फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जो 2026 में 19 फरवरी को पड़ा था। यह दिवस हमें यह समझने में मदद करता है कि मानव प्रजाति ने पाषाण काल से लेकर आधुनिक युग तक कैसे विकास किया था। आगे 187 किस राज्य में भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन लॉन्च है? असेंबली लाइन लॉन्च की गई है, ये कहाँ लॉन्च किया गया है? कर्नाटक में। भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली कर्नाटक में लॉन्च की गई है। 188 खुर्रम शहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया गया है, किसके द्वारा? ईरान के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। खुर्रम शहर 4 ईरान के द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार एक लंबी दूरी लगभग 2000 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल है। मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में चल रहे भू राजनीतिक तनावों के बीच ईरान का यह मिसाइल परीक्षण दुनिया भर के देशों के लिए राजनीतिक चिंता का विषय बना हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल वह मिसाइल होती है जो एक बार छोड़ जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार अपने लक्ष्य पर ही गिरती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे ईरान करेक्ट हो जाएगा। 189 किसके द्वारा भारत की पहली मधुमक्खी कॉरिडोर पहल शुरू की गई है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, ऑप्शन नंबर आपका बी।
पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। राजमार्गों यानी कि हाईवे के निर्माण से अक्सर प्राकृतिक जंगल कट जाते हैं। इससे मधुमक्खियों और अन्य परागकणों का रास्ता बाधित हो जाता है। तो NHI ने हाईवे के किनारे विशेष प्रकार के फूल वाले पौधे लगाकर यह मधुमक्खी कॉरिडोर बनाया है ताकि उनका संरक्षण हो सके और कृषि में उत्पादन भी हो सके। 190 कह रहा है कि ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर का यहाँ पे केरल करेक्ट हो जाएगा। ग्राफीन कार्बन का एक विशेष रूप है जो स्टील से 200 गुना ज़्यादा मजबूत और कागज़ से भी लाखों गुना पतला होता है। यह बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। केरल ने भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, बैटरी और मेडिकल उपकरणों में ग्राफीन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली ग्राफीन नीति तैयार की है, जो इसे भारत का अत्याधुनिक टेक हब बनाएगी। ग्राफीन, ये रहा आपका ग्राफीन। 191 लोसार महोत्सव 2026 किस राज्य में मनाया गया है? लोसार, तो लोसार महोत्सव मनाया गया है आपका हिमाचल प्रदेश में। लोसार महोत्सव जो है ये आपका तिब्बती बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के बौद्ध बहुल इलाकों में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें पारंपरिक छम नृत्य किया जाता है जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 192 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया। किसने, कौन से राज्य ने? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर का बी उत्तराखंड करेक्ट हो जाएगा। 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया है उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 193 भू आधार प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। किसने? भू आधार, दिल्ली के सीएम ने, दिल्ली सीएम। भू आधार जिसे कि अल्पिन यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है, जमीन के हर एक टुकड़े को दिया जाने वाला 14 अंकों का एक विशिष्ट पहचान नंबर है, बिल्कुल इंसानों के आधार कार्ड की तरह। इसमें फर्जी बैनामा और ज़मीन से जुड़े विवादों और कब्जों को रोकने के लिए राज्य भर में इसे पारदर्शी प्रणाली को लागू करने के लिए किया गया है। दिल्ली सीएम। 194 छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? अभी 19 फरवरी को मनाया गया है 396वां जयंती मनाया गया है 19 फरवरी को। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग किले में हुआ था और वर्ष 2026 में उनकी 396वीं जयंती मनाई गई है। शिवाजी महाराज को उनकी बेहतरीन गुरिल्ला युद्ध नीति, छापामार युद्ध, भारतीय नौसेना की मजबूत नींव रखने के लिए भारतीय इतिहास में अत्यधिक सम्मान के साथ याद किया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज। 195 नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। AI इम्पैक्ट समिति का जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसमें IT मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल थे। आगे 196 कह रहा है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका 20 फरवरी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित यह दिन समाज में फैली गरीबी, बेरोजगारी, लैंगिक भेदभाव और छुआछूत जैसी बीमारियों को खत्म करने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 38 में भी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए प्रबल बात की गई है। आगे 197 ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बना है केरल। ऑप्शन नंबर आपका बी। ज्वारी बाढ़, टीडल फ्लड, समुद्र में उठने वाली असामान्य और ऊंची लहरों के कारण तटीय इलाकों में पानी भर जाने की स्थिति है जो जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने इसे एक राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है
तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों और स्थानीय लोगों को आपदा राहत कोष से तुरंत आर्थिक मदद दी जा सके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फोटो में। 198 पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई के कुटुपल्ली शिपयार्ड। भारतीय नौसेना के युवा कैडेटों को समुद्र में व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए यह जहाज चेन्नई के कुटुपल्ली में लार्सन एंड टूब्रो यानी कि LNT कंपनी के द्वारा शिपयार्ड में स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। यह जहाज भारत की समुद्री इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाता है और भविष्य के नौसैनिकों को आधुनिक नेविगेशन और युद्ध प्रणाली का प्रशिक्षण भी देगा। ये जहाज LNT ने बनाया है। 199 DRDO के द्वारा गगनयान ड्रोन पैराशूट के लिए सफल क्वालिफिकेशन टेस्ट किया है। किस राज्य ने? चंडीगढ़ ने। किसने? चंडीगढ़ ने। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर वापस लौट आएं। इसके लिए चंडीगढ़ स्थित DRDO की प्रयोगशाला TBRL में अंतरिक्ष कैप्सूल के पैराशूट सिस्टम का अत्यधिक ऊंचाई से ड्रोन के द्वारा गिराकर सफल परीक्षण किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पैराशूट सही समय पर और सही तरीके से खुल पाएगा या नहीं, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। 200 नंबर पर आपके अगला प्रश्न है, छठी नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 निम्न में से किस स्थान पर शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नेशनल राफ्टिंग मतलब क्या है? देखिए, नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप जो है, इसमें रिवर राफ्टिंग होता है। रिवर राफ्टिंग जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। रिवर राफ्टिंग एक बेहद रोमांचक पानी का खेल है जिसमें तेज बहाव वाली नदियों में हवा भरी नाव चलाई जाती है और जम्मू कश्मीर में नदियों के किनारे जो होते हैं सबसे अच्छा स्थान होता है इसको चलाने का। तो ये चैंपियनशिप जो है आपका साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देता है। आगे 201 कह रहा है कि किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? बिहार। नक्सल मुक्त। हालांकि नक्सलवादी क्षेत्र जो है आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, लेकिन बिहार को जो है तत्काल में नक्सल से मुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 202 कह रहा है कि लॉरेन डाउन किस टीम के हैं जिन्होंने संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड। लॉरेन डाउन न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम जिसे व्हाइट फर्न्स कहा जाता है, इसके प्रमुख और आक्रामक बल्लेबाज रही हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। खेल जगत की प्रमुख हस्तियों की सेवानिवृत्ति या रिकॉर्ड अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे 203 वर्ष 2026 का CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? सुबोध गुप्ता। यह पुरस्कार भारत के उन कॉर्पोरेट लीडर्स, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने कठिन वैश्विक परिस्थितियों में भी अपनी कंपनी को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया बल्कि तकनीकी और सामाजिक जिम्मेदारी में भी उत्कृष्ट कार्य किया है। सुबोध गुप्ता को दिया गया है CEO ऑफ द ईयर। 204 कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? असम में। कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है जो मेघालय और असम से होकर बहती है। इस नदी पर बना कोपिली जल विद्युत प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर भारत को बिजली प्रदान करने के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। तो यहाँ पे आपको असम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 205 नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नंदौर। उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के नैनीताल और चंपावत जिलों के बीच तराई क्षेत्र में स्थित है। यह बाघों और हाथियों के संरक्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
पर्यावरण अध्ययन में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों के स्थान पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। तो यह कार्बेट और पीलीभीत टाइगर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बीच एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा यानी कि कॉरिडोर है। तो उत्तराखंड आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 206, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को। 21 फरवरी हर साल। दुनिया भर में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को ने यह दिवस घोषित किया है। इसका इतिहास बांग्लादेश के तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को 1952 के भाषा आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जहां लोगों ने अपनी मातृभाषा बंगाली की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका 21 फरवरी करेक्ट हो जाएगा। आगे 207 कह रहा है कि दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT की स्थापना कहाँ की जाएगी? कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर आपका बी बेंगलुरु यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT की स्थापना बेंगलुरु में करने का लक्ष्य रखा गया है। 208 कह रहा है 3 दिवसीय राजकोषीय इटखोरी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी। इटखोरी चतरा जिला झारखंड एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र स्थान है, जहां हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ प्राचीन भद्रकाली माता का मंदिर, बौद्ध स्तूप और जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं एक ही परिसर में मौजूद हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने और इस बहुधार्मिक संस्कृति का जश्न मनाने के लिए यह महोत्सव झारखंड में आयोजित किया जाता है। 209 महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? महिला क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने लंबे और सफल करियर में T20 और वनडे मिलाकर दुनिया में सबसे अधिक मैच खेलने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और नेतृत्व क्षमता ने भारतीय महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर एक नई मजबूत पहचान दी है। 210 हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना के द्वारा वज्रघात अभ्यास 2026 किया गया है? वज्रघात अभ्यास राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 211 किस IIT ने दुबई में AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? मद्रास IIT मद्रास। IIT मद्रास ने दुबई में AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। 212 किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 213 माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का CEO नियुक्त किया गया है किसको? आशा शर्मा। ऑप्शन नंबर सी आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का CEO नियुक्त किया गया है। 214 भारत के साथ डिजिलॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया गया है केन्या के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए डिजिलॉकर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख डिजिटल इंडिया पहल है, जहां नागरिक अपने दस्तावेज, मार्कशीट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस सुरक्षित रूप से ऑनलाइन रख सकते हैं। भारत अब अपने इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को अफ्रीकी देश केन्या के साथ साझा कर रहा है, ताकि वहां भी पेपरलेस और पारदर्शी प्रशासन स्थापित हो सके। तो डिजिलॉकर की व्यवस्था केन्या को भारत दे रहा है। 215 चर्चा में रहा कनआलवान लाओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कनलाउन फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस। कनलाउन फिलीपींस के
नेग्रोस द्वीप पर स्थित एक अत्यधिक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। भूगोल की दृष्टि से यह समझना महत्वपूर्ण है कि फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है और यह प्रशांत महासागर के चारों ओर घोड़े की नाल के आकार का एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और सबसे अधिक भूकंप भी यहीं पे आता है। फिलीपींस आपका करेक्ट हो जाएगा। 216 विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है 22 फरवरी को। 22 फरवरी को यह दिवस मुख्य रूप से दुनिया भर में गर्ल गाइडर्स और गर्ल स्काउट्स द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा देना और दुनिया की गंभीर समस्याओं पर गहन चिंतन करना। ऑप्शन में आपका ए 22 फरवरी करेक्ट हो जाएगा। 217 भारत ने किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी उपहार में दी है? किसको दिया है? मालदीव को। मालदीव को दिया है। भारत की विदेश नीति में पड़ोसी प्रथम की नीति का बहुत महत्व है। इसी के तहत भारत ने मालदीव, जो हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है, इसको कनेक्टिविटी और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक उन्नत हाई स्पीड फेरी यानी तेज चलने वाली यात्री नाव उपहार स्वरूप दी है। यह कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री कौन स्थापित कर रही है? आंध्र प्रदेश वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री लगा रही है। वारी एनर्जीज लगा रही है कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में लिथियम आयन बैटरी। 219 मिलान कार्टिना 2026 शीतकालिक पैरालंपिक के लिए रूसी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध हटाया है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। डोपिंग को आप लोग जानते होंगे। डोपिंग खेलों में प्रतिबंधित दवाओं का सेवन और यूक्रेन युद्ध के कारण रूसी खिलाड़ियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने निर्णय लिया है कि रूसी पैरा एथलीट, दिव्यांग खिलाड़ी अपने देश के झंडे के बजाय तटस्थ एथलीट यानी न्यूट्रल एथलेटिक्स के रूप में 2026 के मिलान कार्टिना शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में भाग ले सकेंगे। 220 भारत एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूएस की किस पहल में शामिल होने की घोषणा किया है? पैक्स सिलिका। ऑप्शन नंबर आपका ए पैक्स सिलिका। भारत एआई समिट के दौरान यूएस की पैक्स सिलिका में शामिल होने की घोषणा किया है। 221 सीईओ ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? समीर कनोडिया। समीर कनोडिया को व्यवसाय में दिया गया है। सीईओ ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार। 222 मोनी शंकर मुखोपाध्याय कौन थे जिनका निधन हुआ है? मोनी शंकर मुखोपाध्याय का निधन हुआ है। लेखक थे। क्या थे? राइटर थे, लेखक थे। मोनी शंकर मुखोपाध्याय। शंकर के उपनाम से प्रसिद्ध मोनी शंकर मुखोपाध्याय बंगाली साहित्य के एक बहुत बड़े और प्रख्यात लेखक थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक चौरंगी पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बन चुकी है। साहित्य अकादमी और भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। साहित्य और कला से जुड़े प्रश्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। मोनी शंकर मुखोपाध्याय लेखक थे बंगाल के। 223 एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? रणबीर सचदेवा। ऑप्शन नंबर सी रणबीर सचदेवा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं। 224 वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। क्रिकेट के क्षेत्र में एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के द्वारा उभरती हुई महिला खिलाड़ियों के लिए यह टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। भारतीय महिला इंडिया ए टीम की युवा खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए शानदार प्रदर्शन किया और खिताब अपने नाम किया। यह भारतीय महिला क्रिकेट की मजबूत बेंच को दर्शाता है।
आगे 225 सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की मंजूरी प्रदान किया गया है। बिहार, सोनपुर कहाँ है? बिहार में है। भूगोल और संस्कृति के नज़रिए से सोनपुर बिहार बहुत प्रसिद्ध है। यह गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्थित है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला या हरिहर क्षेत्र मेला लगता है। राज्य में पर्यटन, विदेशी निवेश और हवाई संपर्क को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सरकार ने पटना के पास सोनपुर में इस नए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए मंजूरी दी है। आगे 226 कह रहा है कि विश्व शांति और समझ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस। यह दिन मुख्य रूप से रोटरी इंटरनेशनल नामक वैश्विक सेवा संगठन का स्थापना दिवस 23 फरवरी 1905 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शांति स्थापना, पोलियो उन्मूलन, शिक्षा का प्रसार और समुदायों के बीच आपसी समझ और सद्भाव को बढ़ावा देना है। 227 विंटर ओलंपिक 2026 में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो विंटर ओलंपिक 2026 में पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। नॉर्वे उत्तरी यूरोप का एक स्कैंडिनेवियाई देश है, जहां साल के ज़्यादातर समय भारी बर्फबारी होती है। इसलिए शीतकालीन ओलंपिक स्कीइंग और स्केटिंग आदि में नॉर्वे का दबदबा हमेशा रहता है। वे खेल विज्ञान और बचपन से ही शीतकालीन खेलों की बेहतरीन ट्रेनिंग के कारण पदक तालिका में हमेशा पहले स्थान पर होते हैं नॉर्वे वाले। उनका 12 महीना बारिश, वहाँ बर्फबारी हमेशा पड़ता रहता है, इसी वजह से वो बर्फ़ में खेलने के आदी हो जाते हैं। अगला, किसने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड जीता है? करण अडानी। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन भारत में प्रबंधन पेशेवरों की सर्वोच्च संस्था है। यह पुरस्कार उन दूरदर्शी व्यापारिक नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने बंदरगाह और सौर ऊर्जा जैसे बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अभूतपूर्व विस्तार किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ को मजबूत करने में बड़ा योगदान देता है। करण अडवाणी को मिला है ये। आगे 229 पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर कॉमर्शियल किसे नियुक्त किया गया है? हरशरण कौर त्रेहन। ऊर्जा और बिजली वितरण किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पंजाब में बिजली आपूर्ति का प्रबंधन करता है PSPCL। इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर एक अनुभवी महिला अधिकारी की नियुक्ति सरकारी उपक्रमों में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण होगा। हरशरण कौर त्रेहन। 230 किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। इतिहास की दृष्टि से वसई बहुत महत्वपूर्ण है। यह मुंबई के पास पालघर जिले महाराष्ट्र में स्थित है और 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का एक बहुत बड़ा नौसैनिक और व्यापारिक केंद्र था। वसई की संधि और मराठा पेशवा बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा द्वारा पुर्तगालियों को हराकर वसई का किला जीतना मराठा इतिहास की बड़ी घटना है। यहाँ के प्राचीन पुर्तगाली चर्च कैथेड्रल के खंडहरों को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को ने यह हेरिटेज अवार्ड वसई को, महाराष्ट्र को दिया है। 231 वर्ष 2027 में AI समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिनेवा में किया जाएगा। कहाँ? जिनेवा। देखिए, AI के सुरक्षित उपयोग और इसके वैश्विक नियम, ग्लोबल रेगुलेशन बनाने के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है। जिनेवा स्विट्जरलैंड या द हेग नीदरलैंड जैसे शहर पारंपरिक रूप से संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र रहे हैं। तो इस सम्मेलन में यह तय होगा कि AI के कारण जाने वाली नौकरियों और डेटा प्राइवेसी के मुद्दों से कैसे निपटा जाए। ये जिनेवा में होगा। 232 रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? रॉब जेटन नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। रॉब जेटन
नीदरलैंड यूरोप का एक अत्यधिक विकसित देश है जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। रॉब जेटन के प्रधानमंत्री बनने की घटना यूरोपीय राजनीति में युवाओं की बढ़ती भागीदारी और जलवायु परिवर्तन जैसी प्रगतिशील नियमों को लागू करने की दिशा में एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। भारत में भी मतदान की उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया ताकि युवाओं की भागीदारी बढ़ सके। 233 भारत की पहली क्वांटम वैली कहाँ बनाई जाएगी? भारत की पहली क्वांटम वैली कहाँ बनाई जाएगी? तो अमरावती में बनाई जाएगी। अमरावती। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में भारत की पहली क्वांटम वैली विकसित की जा रही है। पारंपरिक कंप्यूटर जहां बाइनरी 0 और 1 पर काम करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर काम करते हैं जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। इससे इनकी गणना करने की क्षमता सुपर कंप्यूटरों से भी करोड़ों गुना अधिक हो जाती है और यह रक्षा और चिकित्सा शोध के लिए क्रांति साबित होगी। आगे 234 मेरी रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मेरी रसोई पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। 235 मुकुल राय कौन थे जिनका 73 साल की उम्र में निधन हुआ है? राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे मुकुल राय। मुकुल राय पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही कद्दावर राजनेता और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में एक थे। वे भारत सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री के पद पर भी रह चुके थे और भारतीय राजनीति और चुनाव प्रबंधन में उनकी एक चाणक्य जैसी छवि भी थी। राजनीतिक हस्तियों के निधन से जुड़े प्रश्न अक्सर करंट अफेयर में आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। मुकुल राय टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में एक थे और बड़े कद्दावर नेता थे टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को। भारत में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी द्वारा हर साल 24 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है। 24 फरवरी 1944 को भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम लागू हुआ था। उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी देश के भीतर निर्मित होने वाले सामानों पर लगने वाला एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हालांकि अब इसका बड़ा हिस्सा जीएसटी में चला गया है, फिर भी शराब और पेट्रोलियम जैसे उत्पादों पर यह लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एक्साइज ड्यूटी। 237 कह रहा है कि किस देश ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं को शुरू किया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। विज्ञान और जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से यह एक क्रांतिकारी चिकित्सा पद्धति है, जीन थेरेपी। इसमें बच्चों के शरीर में मौजूद खराब या आनुवंशिक बीमारी पैदा करने वाले डीएनए को लैब में तैयार किए गए स्वस्थ डीएनए से बदल दिया जाता है। यूएई ने अपने स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक बनाते हुए बच्चों को दुर्लभ आनुवंशिकी बीमारियों से बचाने के लिए इस महंगे लेकिन अचूक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है यूएई के द्वारा। 238 अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन नामक किताब किसने लिखी है? विजय गोयल। ऑप्शन नंबर सी। 239 भारत के पहले नमो भारत आरआरटीएस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो ट्रेन से बिल्कुल अलग होती है। मेट्रो एक ही शहर के अंदर धीमी गति से चलती है और इसके स्टॉप पास होते हैं, नज़दीक होते हैं, जबकि नमो भारत आरआरटीएस हाई स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन है जो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ जैसे 2 अलग अलग प्रमुख शहरों को बहुत तेजी से जोड़ती है। यह उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे की एक बहुत बड़ी और आधुनिक परियोजना है। आगे 240 बुंग को बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस और फैमिली फिल्म्स का अवार्ड दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड सिनेमा जगत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में गिना जाता है। बुंग पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य की पृष्ठभूमि पर बनी एक बेहद भावुक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध फिल्म है। यह फिल्म पूर्वोत्तर की कला, आदिवासी जीवन शैली और वहाँ के बच्चों की मासूमियत को वैश्विक मंच पर खूबसूरती से प्रदर्शित करती है। यह भारत की क्षेत्रीय सिनेमा, रीजनल सिनेमा की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है।
अगला 241 कह रहा है कि नीति आयोग का सीईओ का अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किया गया है, किसको? तो ये किया गया है निधि छब्बर। निधि छिब्बर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएंगी। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है। राजनीति विज्ञान के अनुसार इसके पदेन अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सीईओ और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। तो निधि छिब्बर को जो है वो ये नियुक्त किया गया है। आगे 242, वनजीवी दीदी पहल किस राज्य में शुरू की गई है? झारखंड में शुरू किया गया है वनजीवी। यह वन संरक्षण और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पहल है। झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में जहां वनों का अनुपात बहुत अधिक है, वहां महिलाओं को जंगलों की रक्षा, वृक्षारोपण और गैर इमारती वन उत्पादनों जैसे कि महुआ, शहद के संग्रह और बिक्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका झारखंड राज्य ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 243, विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा? विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? गोवा करेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी गोवा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गोवा जो है विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा भारत का। 244, केंद्र सरकार ने हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि को नियुक्त किया है? तो हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए 500 करोड़, ऑप्शन नंबर ए 500 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है। आगे 245, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6वें संस्करण का आयोजन, तो ये होगा गुलमर्ग में। ऑप्शन नंबर सी गुलमर्ग आपको करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया भारत सरकार की जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने की सबसे बड़ी योजना है। इसके शीतकालीन विंटर खेलों का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया जाता है, क्योंकि वहाँ विश्व स्तर की स्कीइंग ढलान यानी कि स्लोप्स और बर्फबारी उपलब्ध है। इससे क्षेत्र में खेल, पर्यटन और स्पोर्ट टूरिज्म को भी भारी बढ़ावा मिलता है। 246, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए आपका महाराष्ट्र यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 को आयोजना हो रहा है। 247, मोदी कैबिनेट ने किस राज्य का नाम बदलकर केरलम नाम को मंजूरी दी है? केरल, ऑप्शन नंबर आपका बी। यह संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पॉलिटी का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य का नाम बदलने, उसकी सीमाएं बदलने या नया राज्य बनाने का अधिकार केवल संसद पार्लियामेंट के पास है। केरल विधानसभा ने मलयालम भाषा के आधार पर राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसे अब केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो केरल का नाम अब क्या हो जाएगा? केरलम हो जाएगा, आगे मुंह बढ़ जाएगा। 248, नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 लॉन्च किया गया है। ये कहाँ लॉन्च किया गया है? निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 यह एक आर्थिक रणनीति है। इसका अर्थ यह है कि सरकार अपने पुराने और बेकार पड़े बुनियादी ढांचों जैसे कि खाली पड़ी रेलवे की जमीन, पुरानी सड़कें, स्टेडियम और कुछ समय के लिए निजी कंपनियों को लीज किराए पर देकर के पैसा कमाएगी और उस पैसे से नए अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाएगी। 249, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? पुणे में, ऑप्शन नंबर बी। यह भारत के विदेश मंत्रालय के और पुणे इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा आयोजित किया जाने वाला भू अर्थशास्त्र पर एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसमें एशिया के विभिन्न देशों के राजनयिक और अर्थशास्त्री व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक आर्थिक नीतियों पर चर्चा करते हैं। तो ये पुणे में हुआ है। 250, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिविल एनक्लेव के बड़े विस्तार को मंजूरी दी गई है? श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सिविल एनक्लेव किसी सैन्य हवाई अड्डे के भीतर का वह हिस्सा होता है जिसका उपयोग आम यात्रियों के लिए किया जाता है। कश्मीर घाटी में बढ़ते पर्यटन और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर नागरिक टर्मिनल के भारी विस्तार को मंजूरी दी गई है ताकि वहां एक साथ कई बड़े विमान को खड़ा किया जा सके। 251 भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बन गया है। बेलग्राम, महाराष्ट्र। भारत का पहला नेट जीरो जो है पंचायत बन गया है बेलग्राम, महाराष्ट्र। 252 चावल महोत्सव आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? चावल महोत्सव नागालैंड में। चावल महोत्सव। 253 किन देशों का धर्म गार्डियन का 7वां संस्करण उत्तराखंड शुरू किया गया है? भारत और जापान। भारत और जापान, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। धर्म गार्डियन भारत और जापान की थल सेनाओं के बीच होने वाला एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह अभ्यास अक्सर उत्तराखंड या राजस्थान जैसे राज्यों में होता है जहां सैनिकों को जंगल और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। जापान के साथ अन्य प्रमुख सैन्य अभ्यास सिन्यू मैत्री वायुसेना और जिमेक्स नौसेना भी हुआ है। 254 कह रहा है एशिया पैसिफिक बेस्ट डिपार्चर अवार्ड किस हवाई अड्डे ने जीता है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 255 यूनाइटेड नेशंस ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है सचिन तेंदुलकर को। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 को सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक घोषित किया है। भारत में दुनिया भर में सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, तो युवाओं के बीच यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने और हेलमेट पहनने के महत्व को समझाने के लिए एम्बेसडर बनाया जाता है। सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। 256 एनजीओ दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है हर साल एनजीओ दिवस। एनजीओ मतलब होता है गैर सरकारी संगठन जो कि समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और मानवाधिकारों के लिए बिना किसी लाभ के काम करता है। समाज के वंचित वर्गों के उत्थान में इन संस्थानों का बहुमूल्य योगदान होता है और पूरी दुनिया में 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। 257 भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी आपका महाराष्ट्र यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमि महाराष्ट्र में एक ऐसा आदर्श गांव विकसित किया गया जहां कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे जाति सूचक यानी उपनाम सरनेम नहीं लगाता है और सभी एक समान सामाजिक स्तर पर रहते हैं। यह सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम है। 258 ई बाइक दीदी योजना किस राज्य के अनुशासित प्रदेश में शुरू की जाएगी? ई बाइक दीदी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर आपका सी। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और शहर में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत महिलाओं को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक दी जाती है ताकि वे ई कॉमर्स कंपनी जैसे कि अमेजन, स्विगी में डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम कर सकें और सुरक्षित तरीके से अपनी आजीविका कमा सकें। 259 नेवल सरफर्स टू एयर मिसाइल सैयद 3G को किस देश में विकसित किया गया है? ईरान में, ऑप्शन नंबर कभी ईरान यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सैयद 3G ईरान द्वारा अपनी नौसेना के युद्धपोतों की रक्षा के लिए विकसित की गई एक सतह से हवा सरफेस टू एयर में मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल है। यह मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। 260 HIV बचाव के लिए लेनाकापावीर दवा को शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? जिम्बाब्वे। यह चिकित्सा विज्ञान का एक ऐतिहासिक कदम है जो एड्स का कारण बनता है, HIV वायरस का कारण बनता है। उसका सबसे अधिक प्रकोप जो है वो आपका लेनाकापावीर दवा
एक क्रांतिकारी दवा साबित होगी, जो कि एक इंजेक्शन है जो साल में केवल 2 बार दी जाती है और यह शरीर में एचआईवी वायरस के बाहरी आवरण यानी कैपिस को तोड़ करके उसे फैलने से रोकती है। आगे 261 भारतीय सेना के द्वारा अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया है? पोखरण, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी पोखरण, राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। भारतीय थल सेना की तोपखाना रेजिमेंट अपनी मारक क्षमता का परीक्षण करने के लिए अभ्यास करती है। पोखरण की फील्ड फायरिंग रेंज इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। इसमें बोफोर्स तोपों, स्वदेशी धनुष तोपों और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उपयोग करके आग की बारिश यानी अग्निवर्षा की जाती है ताकि युद्ध की वास्तविक परिस्थितियों का अभ्यास किया जा सके। आगे 262 वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया है? ग्रीस को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी वैश्विक निवास सूचकांक 2026 पहला स्थान ग्रीस को दिया गया है। 263 जतिंदर मेहरा कौन थे जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? जतिंदर मेहरा व्यवसायी थे, क्या थे? बिजनेसमैन थे जतिंदर मेहरा। 264 स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 26 फरवरी को मनाया गया है 60वां 26 फरवरी को मनाया गया है 60वां जन्मदिवस वीर सावरकर का। आगे 265 वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है, इंडिया ने। 266 विश्व प्रोटीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 फरवरी। ऑप्शन नंबर ए। शरीर विज्ञान के अनुसार मानव शरीर की मांसपेशियों, त्वचा, एंजाइमों के निर्माण के लिए प्रोटीन सबसे आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। भारत में लोगों के भोजन में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा और प्रोटीन बहुत कम होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासिक्योरकोर और मरास्मस नामक कुपोषण संबंधी बीमारियां हो जाती हैं और इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। अगला है CM-302 मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? CM-302 चीन के द्वारा, चाइना के द्वारा। CM-302 चीन द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल, जहाज रोधी मिसाइल है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से भी तेज उड़ती है और दुश्मन के बड़े से बड़े विमान वाहक पोत को तबाह करने में सक्षम है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल माना जाता है और चीन की यह मिसाइल उसी श्रेणी में एक सीधी चुनौती है। 268 भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर कलारी लीप नामक अभ्यास किया है? लक्षद्वीप में। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। कलारी शब्द केरल के प्राचीन मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू से लिया गया है। लीप का अर्थ है छलांग। भारतीय वायुसेना के विशेष कमांडो ने समुद्र के बीच रणनीतिक द्वीपों जैसे कि लक्षद्वीप समूह पर अचानक हवाई हमला करने और एयरड्राफ्ट विमान से पैराशूट कूदने का विशेष अभ्यास किया है ताकि हिंद महासागर में किसी भी खतरे का तुरंत जवाब यहाँ पे दिया जा सके। 269 भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो कि एक देश एक चुनाव, EVM की सुरक्षा और चुनावी फंडिंग पारदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण सुधारों पर काम करता है। इसी के सम्मेलन के लिए यह आयोजित किया गया है भारतीय चुनाव आयोग को राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में। 270 इजराइल का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सम्मान पाने वाला पहले वैश्विक नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। भारत और इजराइल के बीच कृषि, रक्षा और तकनीकी और जल प्रबंधन क्षेत्र में बहुत ही गहरे और रणनीतिक संबंध है।
भारतीय प्रधानमंत्री की नीतियों और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने और उनके प्रयासों की सराहना करते हुए इजराइल की मदद। इजराइल की संसद, जिसे नेसेट कहा जाता है, उसने अपने इस सर्वोच्च संसदीय सम्मान से सम्मानित किया है पीएम नरेंद्र मोदी को। आगे 271 271 किस देश में यूपीआई की शुरुआत हुई है? इजराइल में। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के द्वारा विकसित एक तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। भारत की इस स्वदेशी तकनीक की धमक अब पूरी दुनिया में है। हाल ही में फ्रांस, पेरिस के एफिल टावर पर, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देशों में भारतीय पर्यटकों और प्रवासियों की सुविधा के लिए यूपीआई को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया है। अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक जीत भी माना जा रहा है। तो इजराइल आपका यहाँ पे इसको स्वीकार किया है, अपने यूपीआई सिस्टम को। आगे 272 कह रहा है कि भावांतर भुगतान योजना को फिर से लागू किया जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भावांतर का अर्थ है भाव, यानी कीमत का अंतर। यह कृषि अर्थशास्त्र से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जब बाजार में फसलों की कीमत सरकार के द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से नीचे गिर जाती है, तो किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच के अंतर, यानी घाटे की राशि, सीधे किसानों के बैंक खाते में डालती है। 273 किस भारतीय राज्य ने होम स्टे स्कीम 2026 की शुरुआत की है? किस भारतीय राज्य ने? तो ये राजस्थान ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे 274 ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य ने शुरू किया है? तेलंगाना की पुलिस ने शुरू किया है ऑपरेशन क्रैकडाउन। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह एक बड़ा पुलिस अभियान है। तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत राज्य में अवैध ड्रग्स, मादक पदार्थों के नेटवर्क, गांजे की तस्करी और संगठित साइबर अपराधों पर एक साथ बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए ऑपरेशन ये सब चलाए जा रहे हैं। 275 ऑपरेशन गजब लील हक सीमापार सैन्य अभियान शुरू किया गया है पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। ईरान या अफगानिस्तान? पाकिस्तान में। ईरान और अफगानिस्तान भी इसमें हो सकता है शामिल, लेकिन अब पाकिस्तान में ये शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और कूटनीति से जुड़ा हुआ यह एक अहम घटनाक्रम है। पाकिस्तान और उसके पड़ोसी देशों जैसे कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों, बलूचिस्तान आदि में अक्सर तनाव बना रहता है। अपने देश की सीमा सुरक्षा का हवाला देते हुए पाकिस्तान की सेना द्वारा आतंकवादी और विद्रोही गुटों के ठिकानों पर ऐसे सीमा पार क्रॉस बॉर्डर सैन्य और हवाई अभियान चलाए जाते हैं। ऑपरेशन गजब इल हक। 276 भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। विज्ञान के दृष्टिकोण से यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 28 फरवरी 1928 को भारत के महान भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, और यह खोज बताती है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसके कणों के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का रंग कैसे बदल जाता है। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और उन्हीं के सम्मान में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे 277 कह कि इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले नेता बने हैं कौन? पीएम नरेंद्र मोदी। 100 मिलियन इनको मिला है। डिजिटल कूटनीति के इस दौर में सोशल मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम और अन्य एक्स, पूर्व में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले सक्रिय राजनेता बन गए हैं। यह वैश्विक स्तर पर उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता और भारत की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। 278 भारत ने किस देश के साथ 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल के साथ किया है भारत। 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। 279 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है? प्रचंड में। प्रचंड।
प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH है, जिसे कि हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड HAL ने विकसित किया है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसी 5000 मीटर यानी कि 16,400 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर भी हथियारों और ईंधन के साथ टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होने के नाते इसमें उड़ान भरना सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाता है। तो प्रचंड इसका नाम है इस हेलीकॉप्टर का। 280 नंबर पे आपका आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ने सर्वसम्मति से किसे पार्टी का अध्यक्ष चुना है? सुनेत्रा पवार को चुना है। सुनेत्रा पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ने सर्वसम्मति से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर के 28 फरवरी 2026 का पूरा 1 महीने का सभी 280 प्रश्नों को हम लोगों ने इसमें हल किए हैं। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर का हमारा ये जो पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, दूसरा पार्ट था। इसके पहले वाले पार्ट में हमने 1 से लेकर के 90 नंबर तक के क्वेश्चन को हल किया है और इस दूसरे पार्ट में हमने 91 से लेकर के 280 नंबर के प्रश्नों को हल किया है। तो टोटल 2 पार्टों में हमने 280 प्रश्न को हल किया है, जो कि पूरा आपका फरवरी महीने का निचोड़ था। यानी कि आपको अगर करंट अफेयर की तैयारी करनी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो भारत के सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 28 दिन का पूरा फरवरी का कंप्लीट मैराथन क्लास में हम लोगों ने 280 प्रश्न, यानी कि एक दिन में 10 प्रश्न और 28 दिन में 280 प्रश्न, तो इसी को लेकर के हम पूरा इसको हल किए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? करंट अफेयर का मैराथन का पूरे महीने भर का निचोड़ था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।